चलिए जी, आज नया टॉपिक कल्चर के अंदर स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्ग। अच्छा टॉपिक है, राजस्थान के दुर्ग। तो देखिए, दुर्गों के बारे में सबसे पहले जानकारी मनु महोदय ने अपनी पुस्तक मनुस्मृति में दी थी। दुर्गों के बारे में जो सबसे पहले जानकारी मिलती है, वो सबसे पहले जानकारी किसने दी है? मनु ने दी है। मनु की पुस्तक का नाम क्या था? मनुस्मृति था। मनुस्मृति था। कौटिल्य जी हुए थे, कौटिल्य। इनकी बुक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। इनकी बुक का नाम था अर्थशास्त्र। इसके अंदर ही हमें दुर्गों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, कौटिल्य ने जो बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, इसका नाम ही अर्थशास्त्र था, लेकिन इसके अंदर अर्थशास्त्र की जानकारी नहीं हुआ करती थी। इसके अंदर किसकी जानकारी हुआ करती थी? राजनीति की जानकारी हुआ करती थी। इटली के कौन से राइटर हैं जिनके साथ इनको कंपेयर किया हुआ है? मैकियावली। इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का मैकियावली भी कहा जाता है। ठीक है, ये हमने हिस्ट्री के अंदर किया था। ओके, तो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के अंदर किसकी जानकारी दी है? दुर्गों की जानकारी दी है। मनु ने अपनी पुस्तक मनुस्मृति के अंदर किसकी जानकारी दी है? दुर्गों की जानकारी दी। इसके बाद शुक्राचार्य जी हुए। शुक्राचार्य हुए। ठीक है, शुक्राचार्य ने इसकी पुस्तक थी शुक्र नीति। शुक्र नीति, इसके अंदर इन्होंने भी किसकी बात जानकारी दी है? दुर्गों की जानकारी दी है। और इन्होंने ये भी कहा है जो दुर्ग होते हैं वो कितने प्रकार, उनकी श्रेणियां कितने प्रकार की होती हैं? 9 प्रकार की होती हैं। मतलब दुर्गों की रखवाली के लिए दुर्ग कैसे बने होने चाहिए जिससे सामने वाला जल्दी से आक्रमण ना कर सके। ओके, तो इस कारण उन्होंने शुक्राचार्य ने शुक्र नीति बुक के अंदर दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई हैं? टोटल 9 श्रेणियां बताई हैं। वो 9 श्रेणियां कौन कौन सी? देखिए, एक है एरन दुर्ग। कौन से दुर्ग? एरन दुर्ग। एरन दुर्ग उन दुर्गों को कहा जाता है जो दुर्गों में पहुंचने से पहले, मतलब जो दुर्ग होगा उसके आसपास बहुत सारे कंकड़ पत्थर, झाड़ियां, कंटीला रास्ता होगा। इस जगह पे अगर दुर्ग होते हैं तो ऐसे दुर्ग क्या कहलाते हैं? एरन दुर्ग श्रेणी के अंदर आते हैं। ठीक है, दुर्ग के बाहर क्या होगी? मतलब कंकड़ पत्थर हो, झाड़ियां हो, तो ऐसी श्रेणी कौन सी दुर्ग कहलाती है? एरन दुर्ग कहलाती है। नेक्स्ट आ जाता है गिरि दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो पर्वतों से ढका हुआ हो, पहाड़ियों पर्वतों से ढका हुआ, जैसे आपको रणथंभौर के दुर्ग रहेंगे, इधर अरावली की पहाड़ी है, इधर विंध्याचल की पहाड़ी है, उसके अंदर ढका हुआ है, इसलिए उस दुर्ग को क्या कहते हैं? गिरि दुर्ग कहते हैं। ठीक है, पहाड़ियों से ढका हो तो कौन सा दुर्ग होता है? गिरि दुर्ग होता है। नेक्स्ट, अगर ऐसा दुर्ग जिसके पास क्या हो? जल हो, नदियां हो, उससे ढका हुआ हो तो उस दुर्ग को क्या कहते हैं? जल दुर्ग कहते हैं। मतलब उससे घिरा हुआ हो, जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, बेड़च और गंभीरी नदी आती है उसके पास में। जो गागरण का दुर्ग है वहां पे भी नदियां हैं। ठीक है, तो जहां पर नदियां हो, नदियों से घिरा हो, तो उस दुर्ग को क्या कहते हैं? जल दुर्ग कहते हैं। जल दुर्ग का एक और नाम कह देते हैं, इन्हें औदक दुर्ग भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? औदक दुर्ग। क्लियर है कंसेप्ट? नेक्स्ट, जंगलों से ढका हुआ हो, जंगलों से घिरा हुआ हो तो वन दुर्ग की श्रेणी में आ जाते हैं। मरुस्थल से घिरा हुआ हो तो दानवन दुर्ग की श्रेणी में आ जाते हैं, अगर मरुस्थल में हो, जैसे जैसलमेर का दुर्ग। ठीक है, अबुल फजल ने तो जैसलमेर के दुर्ग में यहां तक है कि वहां पर जाओ तो पशान जैसी लातें होनी चाहिए, मतलब ठीक है, पत्थर जैसी आपकी लातें होनी चाहिए तो ही वहां पे पहुंचा जा सकते हैं। तो वो कुछ किस श्रेणी में आता है? दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। क्लियर है कंसेप्ट? नेक्स्ट देखिए, उसके अलावा सैन्य दुर्ग हो जाता है, सहाय दुर्ग, पारीख दुर्ग, पारिधि दुर्ग। ये सब दुर्गों की क्या है? श्रेणियां हैं। सब दुर्गों की श्रेणी है। अब इसमें किस किस का? सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग होता है ऐसे दुर्ग जिसकी रखवाली के लिए बहुत वीर लोगों को आपने बुला रखा है और वो वीर लोग आपके दुर्ग की क्या कर रहे हैं? सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसे दुर्ग को क्या कहा जाता है? सैन्य दुर्ग कहा जाता है। और शुक्राचार्य ने इन सभी दुर्गों में सबसे बेस्ट किसको मानना है? सैन्य दुर्ग को ही मानना है। सहाय दुर्ग वो होता है जिसमें आपने अपने रिश्तेदार, आपके जो रिश्तेदार हैं वो कहां पर रहते हैं? आपके दुर्ग में रहते हैं और उस दुर्ग की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। रिश्तेदार अगर वहां पर रहते हैं तो उस दुर्ग को क्या कहा जाता है? सहाय कहा जाता है। सहायता से सहाय बना लेना। ऐसा दुर्ग जो जिसके आसपास बहुत बड़ी बड़ी खाइयां हो, ऐसा दुर्ग जिसके
चारों तरफ या किसी तरफ क्या हो, बड़ी बड़ी खाइयां हो, खाइयों से ढका हुआ हो, तो उस दुर्ग घिरा हुआ हो, तो उस दुर्ग को क्या कहते हैं? पारिक दुर्ग कहा जाता है। पारिदी दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हो, तो उस दुर्ग को क्या कहा जाता है? पारिदी दुर्ग कहा जाता है। कंकड़ पत्थर हो, झाड़ियां हो, ऐरन दुर्ग, पहाड़ियां पर्वत हो, गिरि दुर्ग, जल हो, नदियां हो, जल दुर्ग या उद्दक दुर्ग, जंगल से घिरा हो, वन दुर्ग, मरुस्थल से घिरा हो, दानवन दुर्ग, वीर सैनिक, वीर लोग उस दुर्ग की रक्षा कर रहे हैं, सैन्य दुर्ग, रिश्तेदार बैठे हैं वहां पे, सहाय दुर्ग, खाइयां हैं, पारिक दुर्ग, ख्या से खाई बना लेना, पारिक, पारिदी, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, पारिद दुर्ग। 9 श्रेणी बताइए। अब आप वही बात क्लास में समझाने के बाद सर याद भी करा दो। अब इसको याद कैसे रखेंगे? अब देखिए ये 9 के 9 याद कैसे रखेंगे? ध्यान दीजिएगा, आपने इसको भी याद भी करना है। ये है हमारी रणभूमि, रणभूमि बहुत आती है, रणभूमि, ये हमारी रणभूमि है। रणभूमि के अंदर जैसे ही आपने एंट्री की, आपने इस रणभूमि में यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, आपने यहाँ से लेकर वहाँ तक पहुँचना है। जब आपने यहाँ से गेट से एंट्री की, ठीक है, अंदर गए तो अंदर आपको सबसे पहले क्या मिले? ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिले। क्या मिले? ऊंचे ऊंचे पहाड़, पर्वत मिले। पर्वतों को क्रॉस कर लिया, आपको मिल गया जल। अब पानी में से तैर के जाना है, पानी को भी तार लिया, फिर उसके बाद मिले घने जंगल, पेड़ पौधे, घने जंगल मिले, जंगलों को भी क्रॉस कर लिया। जंगलों को क्रॉस करती आ गया मरुस्थल। मरुस्थल, शिखर धवन बैठा है यहाँ पे। मरुस्थल कौन सी श्रेणी में आ जाता है? दानवन दुर्ग की श्रेणी में मरुस्थल आ गया। मरुस्थल आप क्रॉस कर ही रहे थे, आपको पता ही नहीं कि एकदम से वहां पे खाई आ गई और आप खाई में गिर गए। एकदम से खाई आई, खाई में गिर गए। समझाई बात? सुनते रहिएगा। जो खाई होती है, कोई भी कुआं हो, कुछ भी हो, तो उसके बाहर क्या होती है? परिधि बनी होती है। वो परिधि कहलाती है ना, ऊपर की गोल चीज, कोई भी चीज है ये है, तो इसकी ये चीज क्या कहलाएगी? इसकी परिधि कहलाएगी। तो खाई जिसकी क्या थी? परिधि थी। ऐसी होती कोई भी शेप हो तो ऊपर तो गोल बन नहीं जाता, ये होगी इसकी परिधि। इसमें आप गिर गए। अब आपकी सहायता करने के लिए कौन आए? सेना ने आपको निकाला और आपकी सहायता की और आपको यहां तक पहुंचाया। तो आप इस गेट से बाहर आ गए। समझाई बात? रणभूमि में आपने एंट्री कर ली, आपको टास्क दिया, आपको एक काम दिए कि आपने यहां से जाकर इस गेट से बाहर निकलना है। आपको एक काम दिए। जैसे आपने रणभूमि के अंदर एंट्री की, आपको ऊंचे ऊंचे क्या मिल गए? पहाड़ मिले। पहाड़ों को क्रॉस करके जल मिला, जल को क्रॉस करके जंगल आ गया, जंगल के बाद मरुस्थल आ गया, मरुस्थल के बाद खाई में गिर गए जिसकी परिधि थी, वहां पे सेना ने आपकी सहायता करके आपको निकाला। सारे याद हो गया आपको? रणभूमि, एरन, पहाड़ों का मतलब गिरी, गिरी दुर्ग, फिर जल, जल का मतलब ओदक, फिर पेड़ पौधे यानी वन दुर्ग, फिर मरुस्थल यानी दानवन दुर्ग, खाई यानी पारिक दुर्ग, परिधि दुर्ग जिसकी बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, सेना दुर्ग जहाँ पे वीर लोग होते हैं, सेना ने सहायता की, सहाय दुर्ग जहाँ पे रिश्तेदार बैठे होते हैं। हो जाएगा? तो ये 9 श्रेणियाँ किसने बताई हैं? शुक्राचार्य ने बताई हैं। शुक्राचार्य ने। इसमें सबसे बेस्ट श्रेणी कौन सी बताई है उन्होंने? सैन्य श्रेणी। ऐसा दुर्ग जहाँ पे वीर लोग उस दुर्ग की रक्षा कर रहे हैं, ऐसे दुर्ग को शुक्राचार्य ने अपनी पुस्तक शुक्र नीति में सबसे बेस्ट दुर्ग बताया। कौटिल्य ने 4 दुर्गों की श्रेणी बताई हैं। दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई हैं? 4। ये वाली 4। एरन को छोड़ दो बस। सबसे पहले आपको क्या मिले? गिरियां, पर्वत, फिर जल, फिर वन, फिर मरुस्थल। ये 4 श्रेणियां किसने बताई हैं? कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई हैं? 4 श्रेणियां। ऐसे दुर्ग जो पर्वतों से ढके हुए हैं, ऐसे दुर्ग जो जल से ढके हुए हैं, ऐसे दुर्ग जिसमें जंगल है, और ऐसे दुर्ग जो मरुस्थल से, दानवन दुर्ग, ओदक दुर्ग। हो जाएगा? नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट करते हैं जी बात। कुछ शब्दावलियों की बात करते हैं। जब आपको दुर्ग कराए जाएंगे, इसके अंदर एक शब्दावली आ जाती है पाशीब। पाशीब, ठीक है। एक इसके अंदर आ जाती है काग, एक आ जाता है कुंजी,
साबात, साके, साके के अंदर क्या आ जाएगा, जौहर और केसरिया। मतलब ये कुछ शब्दावलियां हैं, जब आपको दुर्ग कराया जाएगा तो उनमें ये काम आएंगे शब्द। सबसे पहले साबात। साबात क्या होता है, किसी दुर्ग की दीवारों को लांघने के लिए, अगर कोई शत्रु ने दुर्ग पे हमला कर दिया, उसकी बड़ी बड़ी दीवारों को लांघने के लिए वो चमड़े के बड़े बड़े रस्से बनाते थे, चमड़े के बड़े बड़े रस्से बनाए जाते थे, उनको क्या कहा जाता था, साबात कहा जाता था। इस साबात शब्द का यूज अबुल फजल हुए थे, जो हमारे इतिहासकार अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। अबुल फजल की एक पुस्तक है आईने अकबरी, उसके अंदर उन्होंने किस शब्द का यूज किया है, साबात। किसी दुर्ग को लांघने के लिए चमड़े के जो बड़े बड़े रस्से होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, साबात कहा जाता है। श्यामल दास ददीवाड़ी की एक पुस्तक है वीर विनोद, साहित्य के अंदर कराऊंगा आपको। श्यामल दास ददीवाड़ी की पुस्तक कौन सी है, वीर विनोद। उन्होंने इन्हें साबात के लिए क्या शब्द यूज किया है, पेंचदार छाता, पेंचदार छाता। अब ये सारी चीजें याद कैसे रहेंगी, देखो साबात को कह लो बारात, बारात आई है, अब बारात को अंदर जाना है तो बारात चमड़े के रस्सों पर चढ़ चढ़ के अंदर जा रही है, और यहाँ से पैर ना फिसले तो यहाँ पे पेच लगा रखे, इसमें रस्से पिघल करके पेच, इसको क्या कहा गया, साबात को ही पेंचदार छाते कहा गया है, श्यामल दास ददीवाड़ी ने कहे। पाशीब क्या होते हैं, किसी दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए, किसी दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए क्या किया जाता है, चबूतरे बनाए जाते हैं कंकड़ पत्थर के, ऊंचे ऊंचे कंकड़ पत्थर की क्या बना लिए जाते हैं, चबूतरे बना लिए जाते हैं। फिर दुर्ग पर क्या किया जाता है, आक्रमण किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, पाशीब कहा जाता है, पाशीब कहा जाता है। क्लियर है कंसेप्ट। कंकड़ पत्थर के बड़े बड़े जो चबूतरे बनाए जाते हैं किसी दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए, उसे क्या कहा जाता है जी, पाशीब कहा जाता है। जैसे आपको हिस्ट्री में अकबर कराया था, अकबर ने मेवाड़ के दुर्ग पे हमला करना था तो उसको पता था कि तोप के गोले अंदर नहीं जा रहे, उसने एक मिट्टी का ऊंचा सारा क्या बना लिया था, टीला बना लिया था, और उसके ऊपर तोप चढ़ा दी थी। इस प्रकार से कोई जो बड़े बड़े चबूतरे बनाए जाते हैं हमला करने के लिए, उसे क्या कहते हैं, पाशीब कहते हैं। काग शब्द किसे कहते हैं, ऐसा दुर्ग जिसका आगे का हिस्सा तो संकरा हो और पीछे का हिस्सा क्या हो, थोड़ा खुला हुआ हो, उसकी आकृति ऐसी हो। ऐसा दुर्ग जिसकी आकृति आगे से संकरी और पीछे से क्या हो, ओपन हो, खुली हुई हो, उसे क्या कहते हैं, काग दुर्ग कहते हैं। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग इसका एक एग्जाम्पल है। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग आगे से थोड़ा संकरा और पीछे से थोड़ा सा खुला हुआ है। कुंजी किसे कहते हैं, कुंजी, ये हिस्ट्री में आपको बताया था। बड़े दुर्ग से पहले जो छोटा दुर्ग आता है, तो छोटा दुर्ग उसका क्या माना जाता है, बड़े दुर्ग की कुंजी मानी जाती है। बड़े दुर्ग पर हमला करने आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले क्या आ गया, छोटा दुर्ग आ गया, तो उनको छोटे दुर्ग से होकर गुजरने, तो पहले इसको खोलना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे हमला करना पड़ेगा, फिर ही वहां पे जाओगे, इसलिए ये इसकी क्या होगी, कुंजी होगी। बड़े दुर्ग से पहले जो छोटे दुर्ग आते हैं उन्हें कुंजी कहा जाता है। जैसे जलोर पे आक्रमण करना था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो बाड़मेर के सिवाना दुर्ग पे हमला किया पहले, उसे क्या कहा गया, सिवाना दुर्ग को क्या कहा जाता है, जलोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। रणथंभौर पे आक्रमण करना था, उससे पहले क्या आया, जाहिन दुर्ग, जाहिन दुर्ग को क्या कहा जाता है, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, हिस्ट्री में करवाया हुआ है वो। साके, जब राजपूतों को पता हो कि हम हारने की संभावना ज्यादा है, सामने वाली सेना ज्यादा स्ट्रोंग है, ठीक है, तो वो मरने या मारने के लिए क्या करते हैं, युद्ध लड़ते हैं, मरने, मरो या मारो बस। केसरिया रंग का साफा लेकर या तो गले में या यहाँ पे या सिर पे बांध लेते थे, बलिदानी का प्रतीक होता है ये, और युद्ध में उतर जाते थे। और जो वो वीर लोग मर जाते थे, शहीद हो जाते थे, तो कहा जाता था कि उन्होंने क्या कर लिया, केसरिया कर लिया। आदमियों द्वारा, पुरुषों द्वारा युद्धों में क्या किया जाता है, केसरिया किया जाता था राजाओं में। औरतों को पता था कि हमारे पुरुष हार चुके हैं, वो शहीद हो चुके हैं, अब शत्रु सेना आएगी, हमारी मतलब इज्जत लूटेगी, समझा रही बात। तो अपनी आबरू बचाने के लिए दुश्मनों के हाथ में हम ना आए, तो जल के अंदर या अग्नि के अंदर जंप कर लेती थी, उन्हें क्या बोला जाता था, जौहर बोला जाता था, जौहर। तो स्त्रियों द्वारा जो अपनी जान दी जाती थी उन्हें जौहर बोला जाता था, और पुरुष लोग जो शहीद होते थे वहां पर उन्हें क्या कहा जाता था, केसरिया कहा जाता था। इन दोनों को मिला के एक शब्द बोला जाता है क्या, साका। इन दोनों को मिला के एक शब्द बोला जाता है साका, ठीक है। जौहर प्लस केसरी इज इक्वल टू साका। एक अर्ध साका भी होता है। अर्ध साका उसे कहते हैं जब दोनों में से एक ही काम हो, या तो जौहर हो जाए या केसरिया हो जाए। जैसलमेर के अंदर ऐसा ही हुआ था, लूनकरण बैठे थे यहाँ पे, सामने आमिर अली था,
ठीक है। जब इनके बीच युद्ध हो रहा था तो लूणकरण मरा, मरते मरते साथ को किसको मार गया, आमिर अली को भी मार गया, करेंगे जब जैसलमेर का वंश करेंगे। राजा खुद भी मरा और साथ में किसको मार गया जाता था, अपने दुश्मन को भी मार गया, दुश्मन मर गया। अब स्त्रियों को जोहर करने की कोई जरूरत है क्या, नहीं, तो स्त्रियां जोहर नहीं करेंगी। तो जैसलमेर में रानियों ने जोहर नहीं किया था, तो इसलिए वहां पर क्या हुआ था, अर्ध साका हुआ था। इसके अलावा भी जयपुर में 2 साके और हुए थे और आधा साका ये हुआ था। तो राजस्थान में 2.5 साके कहाँ के फेमस है, जैसलमेर के फेमस है। आ रही बात समझ आपको, जैसलमेर के 2.5 साके फेमस है। और सबसे ज्यादा साके राजस्थान में कहां पर हुए हैं, चित्तौड़गढ़ में हुए, कितने, 3, चित्तौड़गढ़ में 3, जैसलमेर में 2.5, क्योंकि वहां पे औरतों ने जोहर नहीं किया था। क्लियर है, ये शब्दावली समझ आ गई आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं भारत में सबसे ज्यादा दुर्ग कहाँ है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा दुर्ग कहां पर है, भारत में सबसे ज्यादा दुर्ग है जी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद है राजस्थान, राजस्थान। ऐसे क्यों बनाया आपको पता है, हमारे मैप के अंदर पहले महाराष्ट्र यहाँ पे, फिर एमपी यहाँ पर, फिर राजस्थान इस जगह पर है। ठीक है, सबसे ज्यादा दुर्ग कहां पर है जी, महाराष्ट्र में 2 नंबर पे, मध्य प्रदेश में 3 नंबर पे, राजस्थान। ठीक है, 3 नंबर पे दुर्ग। राजस्थान में सबसे पुराना दुर्ग कौन सा है, बटनेर का दुर्ग, हनुमानगढ़ के अंदर। राजस्थान में सबसे पुराना दुर्ग कौन सा है, बटनेर दुर्ग। और सबसे नया दुर्ग कौन सा है, भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग है। सबसे पुराना दुर्ग कौन सा है, हनुमानगढ़ का बटनेर दुर्ग है। यह लगभग 285 में बनना स्टार्ट हुआ था, 285 से, और यह बना 1733 में। इससे पहले कोई दुर्ग नहीं बना राजस्थान में और इसके बाद में कोई दुर्ग नहीं बना राजस्थान में। और इत्तेफाक की बात यह है, दोनों ही मिट्टी द्वारा निर्मित दुर्ग माने गए। दोनों ही कौन से दुर्ग हैं जो किससे बने हैं, मिट्टी से बने हुए हैं। राजस्थान में 2 दुर्ग हैं जो प्योर मिट्टी से बने हैं, वो कौन है, बटनेर और लोहागढ़ दुर्ग। क्लियर है कंसेप्ट। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के 6 दुर्ग ऐसे हैं जिसको 2013 में यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया था। यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया था वो 6 दुर्ग। नाम याद करते हैं उसके, आपको पता है कोई भी चीज़ अगर याद करना हो तो मैप की सहायता से करिए, जल्दी याद हो जाती है। वो 6 दुर्ग कौन से हैं, ये है हमारा राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान में यहाँ पर है चित्तौड़गढ़, ठीक है, उदयपुर है ये, इस साइड भी आ गया चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के ऊपर है राजसमंद, तिलक जैसी आकृति राजसमंद। यहाँ पे है झालावाड़, सवाई माधोपुर, जयपुर, जैसलमेर। समझ रही बात। यहाँ पे जो जो दुर्ग है उनको यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर रखे। 6 दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग, राजसमंद के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग, झालावाड़ में गागरोन दुर्ग, सवाई माधोपुर में रणथंभौर दुर्ग, जयपुर में आमेर दुर्ग, जैसलमेर का है ये जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग। जोधपुर को देखना नोट्स में, या तो जोधपुर के दुर्ग को ले रखे हैं या जैसलमेर के दुर्ग को लिया हुआ है। आई थिंक मेहरानगढ़ का होगा, हाँ जी, जैसलमेर वाला या जोधपुर, देखिए जल्दी से देखिए। इन 6 दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर रखा है। जैसलमेर का दुर्ग है, ठीक है, ओके। तो जैसलमेर का जो सुनारगढ़ का किला है वो, उसके अलावा वापस बोलिए, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर। मैप के पिक्चर में मतलब ऐसे करके ऐसे जाना है। मैप आपको मैंने रटा रखा है क्लास में, कई बार करा करके। मैप की सहायता से करिए, आसानी से हो जाएगा। क्लियर है जी। तो ये हुई कॉमन बातें दुर्गों के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं राजस्थान के दुर्ग। ठीक है, काफ़ी दुर्ग है राजस्थान के अंदर। सबसे पहला दुर्ग करते हैं, जो सबसे बड़ा दुर्ग भी है हमारा, कौन सा, चित्तौड़गढ़। सुनिए अभी, चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ के किले की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या खास बातें हैं। सबसे पहले बात करते हैं उपनाम की। चित्तौड़गढ़ को किस किस नामों से पुकारा जाता है, सुनते रहिए भी।
चित्तौड़गढ़ को क्या कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी जब यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपने बेटे के नाम पे इसका नाम क्या रख दिया था? खिजराबाद। क्या नाम रखा था? इसी को ही खिजराबाद कहा जाता है। इसके लिए एक कहावत भी है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, रानी तो पद्मनी बाकी सब पिदिया। ठीक है, गढ़ देखना हो तो राजस्थान में मेन गढ़ कौन सा है? चित्तौड़गढ़, या बाकी तो सारे खड्डे ही हैं। समझा रही बात? तो गढ़ तो चित्तौड़गढ़, तो ये भी किसके लिए कहा जाता है? इसके लिए, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। नेक्स्ट, इस जगह पर होगा नीचे इस एरिया में है ये, यहां पे चित्तौड़गढ़ का किला। यहां से अगर किसी ने आना हो तो यहां से एंट्री होगी। रीजनिंग के अंदर ये कौन सी दिशा होती है? ये कौन सी दिशा? पूर्व, और ये दक्षिण। तो इस दिशा को क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व वाले लोग इधर से आ सकते हैं, इसलिए इसका अगला नाम है दक्षिण पूर्व का प्रवेश द्वार। दक्षिण समझ के करनी चाहिए हर चीज। दक्षिण पूर्व का प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है। पुराने समय में मध्य प्रदेश वाले इलाके को क्या कहते थे? क्या कहते थे? मालवा। इसलिए मालवा वाले भी इधर से आते हैं, तो मालवा का प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार। समझ रही बात? मालवा का प्रदेश द्वार, दक्षिण पूर्व का प्रवेश द्वार। इसके अलावा गढ़ों का सिरमौर, गढ़ों का सिरमौर, किलों का सिरमौर मतलब मुख्य, किलों का मुखिया कौन है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़। ये क्या है? इसके उपनाम है, हो जाएंगे याद। नेक्स्ट करते हैं इसकी विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या है? सुनिए भी ध्यान से। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। इसकी क्या क्या विशेषता है? विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता, ये राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट है। क्या है राजस्थान का प्रथम लिविंग मतलब रहना, जहां पे जनता निवास करती थी। इस किले के अंदर जनता भी क्या किया करती थी? निवास किया करती थी। वैसे दूसरे किलों में भी निवास करती थी, लेकिन पहला लिविंग फोर्ट किसको कहा गया है? चित्तौड़गढ़ को, जहां पे जनता निवास करती थी। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जहां पर खेती भी हुआ करती थी, जहां पर क्या किया करते थे लोग? खेती भी किया करते थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है, 8/2, 8 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर चौड़ा। 8 किलोमीटर, सोचो 8 किलोमीटर बहुत होता है। 8 किलोमीटर, इतना बड़ा दुर्ग है ये। समझा रही बात? हमें 7-8 किलोमीटर जाना पड़े, अभी तो हम कारें, बाइकें, हाँ इधर से फोजूला ले लो, इधर से मोड़ा ले लो, कुछ ही ले लो, ठीक है। तो अभी हमें जाना पड़े, कारें मोटरसाइकिल के बिना जाते नहीं। तो वो एक दुर्ग इतना बड़ा हुआ करता था, देख लो 8 किलोमीटर लंबा। समझ रही बात? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग था ये। 8 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा हुआ करता। प्रथम लिविंग फोर्ट, और यहाँ पे खेती क्या हुआ करती थी? पॉसिबल हुआ करती थी। ये जिस पठार पे बना हुआ है, नाम पूछा जाता है एग्जाम में, कौन सा पठार है? मेसा का पठार, मेसा का पठार, मेसा का पठार। पर्वत का नाम क्या है इसके? चित्रकूट पर्वत। किस पर है? चित्रकूट पर्वत पर है। और पठार कौन सा है? मेसा का पठार है। इसके पास में नदियां कौन कौन सी आती हैं? 2 नदी आती हैं जी, बेड़च और गंभीरी। बेड़च और गंभीरी ज्योग्राफी में अपने करते हैं। इधर से बेड़च नदी आती है, इधर से गंभीरी नदी आती है। इनके संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर बना हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है। प्रथम लिविंग फोर्ट है। खेती यहाँ पे पॉसिबल हुआ करती थी, खेती किया करते थे। एकमात्र ऐसा फोर्ट जहाँ पे क्या किया करते थे? खेती किया करते थे। आकृति कैसी है? व्हेल मछली के समान। पढ़ते ना स्कूल टाइम में, व्हेल मछली 30 हाथियों के बराबर का बल्लू हुआ करता था। साइंस की बुक लगा करती थी, एक कांटा बना होता था, एक तरफ 30 हाथी, एक तरफ अकेली कौन बैठा करती थी? व्हेल मछली। 30 हाथियों के बराबर का बल किसको कहा गया? व्हेल मछली को। तो व्हेल मछली क्या करती है? दुर्ग कौन सा राजस्थान में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। क्लियर है? नेक्स्ट विशेषताएं हुई, उपनाम हो गए, विशेषता। पॉइंट बाई पॉइंट याद करना चाहिए आपको। नेक्स्ट बात करते हैं इसका निर्माण किसने करवाया है? इसका निर्माण, इसको बनवाया किसने है? मोहनोद नैंसी कहते हैं। मोहनोद नैंसी जी का कहना है कि इसका निर्माण चित्रंग मौर्य ने कराया है। चित्रंग मौर्य ने करवाया। मौर्य ने, किस मौर्य ने कराया है?
चित्रंग मौर्य ने कराया है। समझ रही बात? गौरीशंकर हीराचंद ओझा क्या कहते हैं, इसका निर्माण चित्रांग मौर्य ने कराया। सभी अलग अलग नाम बताते हैं। चित्रांग मौर्य ने कराया है। श्यामल दास ददिवाड़िया कहते हैं कि इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने कराया है। चित्रांगद मौर्य ने करवाया है। ठीक है, एक कहते हैं चित्रांग मौर्य ने, एक कहते हैं चित्रांग मौर्य ने, और एक कहते हैं चित्रांगद मौर्य ने। अब ये याद कैसे रहेगा? देखिए, मोहनोंत नैंसी, नैनो से क्या बनता है? चित्र बनता है। आगे मात्रा नहीं लगानी। नैनो से क्या बनाया? चित्र बनाया। जैसे ये आंखें ओझल की, जैसे मैंने आंखें ओझल की, पीछे से भाई साहब ने आके आ की मात्रा लगा दी। आंखें ओझल करती क्या लगी? आंख की मात्रा। श्यामल दास ददिवाड़िया, इसने अपना दय लगा दिया इसके आगे। ददिवाड़िया ने अपने नाम का क्या लगा दिया? दय लगा दिया। नैनो से क्या बनाया? चित्र, चित्रंग मौर्य। आंखें ओझल करते ही आग की मात्रा, तो ओझा जी क्या कहते हैं? चित्रांग मौर्य। और ददिवाड़िया, श्यामल दास ददिवाड़िया कहते हैं चित्रांग मौर्य, दया लगा देते हैं आगे। हो जाए क्या जाता है? तो ये हुआ इसका निर्माण। तो इसका निर्माण किसके द्वारा माना जाता है? इनके द्वारा माना जाता है। बाद में हिस्ट्री आपको मेवाड़ वंश करा दिया। बप्पा रावल ने 734 ईस्वी के पास निर्माण चित्रंग मौर्य ने, मौर्य वंश चल रहा था यहाँ पे। 734 के पास यहाँ पे राजा कौन बैठा था? मान मौर्य। और इसको बप्पा रावल ने मार के और यहाँ पे गुहिल वंश की क्या कर दी थी? स्थापना कर दी थी। और हमीर सिसोदिया ने सिसोदिया वंश की स्थापना कर दी थी। क्लियर है कंसेप्ट? ओके, नेक्स्ट देखिए, निर्माण हुआ यहाँ का। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे साक्य कितने हो चुके हैं। यहाँ पे टोटल साक्य कितने हो चुके हैं चित्तौड़गढ़ के अंदर? चित्तौड़गढ़ के अंदर कुल 3 साक्य हो चुके हैं। हिस्ट्री हमने कर ली है। चित्तौड़गढ़ में कुल कितने साक्य हुए हैं? 3 साक्य हुए हैं। बताइए जी कौन कौन से? सबसे पहला 1303 और 1534। ठीक है, कोई बात। नेक्स्ट 1567-68, 1567-68। रानी पद्मिनी, रावल रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, शीशे में शक्ल दिखा के आई थी ना, पूरी स्टोरी की थी। 1534 हाड़ी रानी कर्णावती, बाघ सिंह, बहादुर शाह। कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, पूरी हिस्ट्री की हुई। अकबर आया था, साथ में भगवंत दास आया था, भगवंत दास आया था। सामने कौन था? जयमल, मेड़तिया, कल्ला जी, राठौड़, वीर, फत्ता, फूल, कंवर, उसके टाइम हुई थी। उदय सिंह वगैरह को निकाल दिया था यहाँ से, करवा दी ना। 3 साक्य हुए। और यहाँ से प्रसन्न होकर अकबर ने जयमल, मेड़तिया और कल्ला जी, राठौड़ और वीर, जयमल, मेड़तिया और वीर, फत्ता सिसोदिया, इन दोनों की आगरा के अंदर हाथीरूढ़, गजारूढ़ मूर्तियां बनवाई थी, जिसे औरंगजेब ने बाद में तोड़वा दिया था। और ऐसे ही मूर्तियां बीकानेर के जूनागढ़ किले के सूरजमल पोल पे लगी हुई राय सिंह ने बनवाई थी। किया था ना हमने? ओके, तो ये साक्य हो चुके हैं चित्तौड़गढ़ किले के। तो सबसे पहले क्या पढ़ा? चित्तौड़गढ़ किले का उपनाम। फिर क्या पढ़ा? चित्तौड़गढ़ किले का एक पढ़ा हमने निर्माण। चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने कराया है? चित्तौड़गढ़ किले के अंदर साक्य कौन कौन से हो चुके हैं। नेक्स्ट करते हैं, चित्तौड़गढ़ के अंदर द्वार कौन कौन से हैं, गेट कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के टोटल गेट हैं अंदर जाने के लिए। सुनिए, एक तो यहाँ पे गेट है पाटन पोल, या पाटन पोल भी कहते हैं, पाटन पोल भी कह देते हैं, इसे पांडु पोल भी कह देते हैं, पांडु पोल। दूसरा है भैरू पोल। एक गेट का नाम क्या है? भैरू पोल। गणेश पोल, लक्ष्मण पोल, हनुमान पोल कह लो, हनुमान पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल, और राम पोल। ये पोल है, क्रम की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये यहाँ के पोल है, ठीक है। ये यहाँ के दरवाजे हैं, गेट है अंदर जाने वाले, ठीक है। पाटन पोल है, भैरू पोल है, लक्ष्मण है, राम है, गणेश है, हनुमान है और जोड़ला पोल है। क्लियर है कंसेप्ट? ये सारे पोल है। याद कैसे रहेंगे? अभी वही बात मन में मेरी कहानी चल रही है, यहाँ पे शब्द लिखे जा रहे हैं कहानी के। देखो, पहले अपने गेट को खोलना था, अब सीआईडी वाला दे है ना, दिया, वो गेट खोलता नहीं है, गेट को तोड़ता है, फाड़ता है। आपने पहले गेट को फाड़ा, जैसे ही फाड़ा, अंदर कौन खड़े थे? भैरू बाबा खड़े थे।
भैरव बाबा खड़े थे। भैरव बाबा के बाद गणेश और हनुमान का जोड़ा, गणेश और हनुमान का जोड़ा, राम और लक्ष्मण का जोड़ा, गणेश हनुमान का जोड़ा, राम और लक्ष्मण का जोड़ा, गणेश हनुमान राम लक्ष्मण, गणेश हनुमान राम लक्ष्मण का जोड़ा। राम की बिना लक्ष्मण अधूरे है, गणेश और हनुमान इनका जोड़ा था। क्लियर है कंसेप्ट? हो गए सारे? देखिए सबसे पहले पाटन बोल, गेट को फाड़ते ही कौन है अंदर? भैरव बाबा है। फिर गणेश और हनुमान का जोड़ा, राम लक्ष्मण का जोड़ा, गणेश बोल, लक्ष्मण बोल, हनुमान बोल, जोड़ला बोल, राम बोल। क्रम की कोई बात नहीं, क्रम की कोई बात, जैसे मर्जी याद होनी चाहिए। 7 बोल हैं टोटल। क्लियर है कंसेप्ट? यहां पे बाघ सिंह की छतरी बनी हुई है। पाटन बोल पे किसकी छतरी बनी है? बाघ सिंह। बाघ सिंह कौन है जी? जिसने कौन से साके में? 1534 में हाड़ी रानी कर्णावती के समय किस सेनापति ने केसरिया किया था? बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ था। यहां पे चाचा भतीजा की छतरी बनी हुई है। कौन कौन? जयमल मेड़ते और कल्लाजी राठौड़। जयमल मेड़ते और कल्लाजी राठौड़ की छतरी किस पोल पे बनी हुई है? भैरू पोल पे बनी हुई है। ठीक है। वीर फत्ता की छतरी रामपोल पे बनी हुई, रामपुर पे। बाकी यहाँ पे तुलजा भवानी का मंदिर भी बना हुआ है, बनवीर ने बनाया था। बनवीर आया था ना एक, बनवीर ने तुलजा भवानी का मंदिर बना हुआ है। उसके अलावा वीर फत्ता की छतरी बनी हुई यहाँ पे वीर फत्ता की छतरी। ठीक है। तुलजा भवानी माता को फूल तोड़ के चढ़ाओ, कुछ भी याद कर लेना। भैरू पे चाचा भतीजा की छतरी, जयमल मेड़ते और कल्लाजी राठौड़, और पहले स्टार्टिंग में बाघ सिंह की छतरी है। हो गए द्वार याद? अंतिम लास्ट देखिए बस, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लास्ट है कि यहाँ पे कौन कौन से दार्शनिक स्थल हैं, देखने योग्य क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे चित्तौड़गढ़ के किले में। चित्तौड़गढ़ के किले में काफी कुछ है देखने के लिए। अब वो याद कैसे रहेगा हमें? इतना मैटर की यहाँ पे कम से कम 12-13 चीजें हैं जो यहाँ की फेमस हैं। देखिए उसको भी सिस्टम से याद करते हैं, राजाओं के नाम से। राजाओं के नाम से याद से देखिए, यहाँ पर एक हुआ था मोक्कल। मोक्कल का बेटा कौन हुआ था? कुंभा। एक हुए थे समर सिंह, इनका बेटा हुआ था रतन सिंह। याद है क्या? इनका एक बेटा कुंभकर्ण था जो नेपाल चला गया था, रतन सिंह गद्दी पर बैठा था 1301 से 1303। ठीक है। सांगा हुआ था, सांगा का एक दास हुआ करता, दास का बेटा कौन था बाद में? बनवीर। ये लोग हुए थे यहाँ पे, मोक्कल, कुंभा, समर, रतन सिंह, सांगा और बनवीर। अब इन्होंने क्या क्या बनाया? मोक्कल ने कौन सा मंदिर बनवाया? मोक्कल मंदिर। तो यहाँ पे दार्शनिक स्थलों में क्या है? एक मोक्कल मंदिर है। इसके भी विशेषता भी अपने पढ़ते हैं। मोक्कल मंदिर बना हुआ है। कुंभा ने यहाँ पे वराह मंदिर बनवा रखा है, कुंभा द्वारा बना हुआ वराह मंदिर। इसके एक कोषाध्यक्ष था, उसका बेटा था वेल का, उसने यहाँ पे श्रृंगार चंवरी बनवाई है। श्रृंगार चंवरी बनी हुई है यहाँ पे। कुड़केश्वर मंदिर बना हुआ है, कुड़केश्वर मंदिर। ये भी किसने बनाया था? महाराणा कुंभा ने। इसके अलावा यहाँ पे एक बना है विजय स्तंभ, जिसे अपने कहते हैं कीर्ति स्तंभ। क्या बना हुआ है यहाँ पे? कीर्ति स्तंभ, जिसे विजय स्तंभ भी कह दिया जाता है। यह महाराणा कुंभा द्वारा बनाए हुए। अगर आप इसको सीधा लिखोगे यहाँ पे मोक्कल मंदिर है, कुड़केश्वर मंदिर है, आप भूल सकते हो, याद रखना पड़ेगा। राजाओं के नाम से याद करो ना, किस राजा ने क्या बनाया था, जल्दी याद हो जाएगा। मोक्कल का मंदिर है यहाँ पे, कुंभा ने 4 चीजें बनाई, कीर्ति स्तंभ था, ठीक है, कुड़केश्वर मंदिर है, श्रृंगार चंवरी है, वराह मंदिर है। उसके अलावा समर सिंह जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ। रतन सिंह, रावल रतन सिंह, खुद का महल बना रखे हैं, रतन महल। रानी पद्मिनी का महल। और कौन था इसके समय में? गोरा बादल महल। ये कुछ यहाँ पे बना हुआ है, ये कुछ यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे रतन सिंह का महल भी बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में, रानी पद्मिनी का महल भी बना हुआ है, गोरा बादल महल भी बना हुआ है। सांगा ने क्या बनवाया था याद है आपको? मीरा मंदिर। इसकी बहू थी, इसके बेटे भोजराज की पत्नी थी।
कृष्ण की पूजा बहुत करती थी, तो उसने चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर ही क्या बनवा दिया, भगवान कृष्ण का मंदिर बना दिया, और वहाँ पे मीरा बैठी सारा दिन पूजा किया करती थी, इसलिए उसका नाम ही क्या बन गया, मीरा मंदिर पड़ गया। उसके बाद जयपुर के अंदर वही मान सिंह जहाँ कुछ जाता था कुछ ले आता था, कभी शिला देवी की मूर्ति उठा लाया, कभी ब्लू पोटरी ले आया, कभी झंडा ले आया पंचनंगा, ठीक है, तो कोई इनसे कुछ ना लाता था। तो चित्तौड़गढ़ गया था तो यही यहाँ पे जिसकी पूजा मीरा किया करती थी कृष्ण की, उसको कहाँ पे ले जाते हैं, जयपुर में जग शिरोमणि मंदिर में रख देते हैं, जो उसके बेटे के नाम से बना हुआ था। उस मंदिर को वर्तमान में क्या कहते हैं, उस मंदिर को भी मीरा मंदिर कहते हैं। बनवीर ने नवलखा भंडार बनाया है, नवलखा भंडार। इसके अलावा सत बीसी मंदिर बना हुआ है, जैनियों का मंदिर है, जैनियों का, 7 + 20 याद कर लेना। काली माता का मंदिर बना हुआ है, काली माता का मंदिर है यहाँ पे, इसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। काली माता का मंदिर बना, इसे सूर्य मंदिर भी कहते हैं। फतेह प्रकाश महल भी बना, फतेह प्रकाश महल भी बना हुआ है यहाँ पे, वर्तमान में इसको म्यूजियम बना दिया, संग्रहालय बना दिया गया। यह सारा कुछ देखने योग्य है किस किले में, चित्तौड़गढ़ के किले में। मोक्कल मंदिर है, कीर्ति स्तंभ है, कुड़केश्वर, श्रृंगार चौवरी, वराह मंदिर, जैन कीर्ति स्तंभ, रतन सिंह का महल, पत्नी का महल, गोरा बादल महल, ठीक है, नवलखा भंडार, मीरा मंदिर, सतबीसी मंदिर, काली माता का मंदिर, फतेहपुर महल, ये दार्शनिक स्थल है। ठीक है, इसको सीधा मैं लिखता, इससे अच्छा राजाओं के नाम से लिखा तो थोड़ा, क्योंकि हिस्ट्री आप करवा दी, याद करना आसान हो जाता। ठीक है, अब इनकी कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं। मोक्कल मंदिर आपको करवाया था, याद है? इसको किसने बनाया था? परमार वंश के राजा भोज ने। वेरी गुड, परमार वंश के राजा भोज ने। इसे समदेवेश्वर मंदिर कहते थे, समदेवेश्वर मंदिर भोज ने बनाया था, इसलिए इसको भोज मंदिर भी कहते थे। लेकिन राणा मोक्कल ने उसका क्या कराया था? पुण्य निर्माण कराया था, इसलिए इसने उसका नाम ही क्या रख दिया? मोक्कल मंदिर रख दिया। ठीक है, कीर्ति स्तंभ याद है? क्या विशेषता है? किस युद्ध की खुशी में? सारंगपुर 1437 में महमूद खिलजी प्रथम के साथ महाराणा कुंभा ने किया था। समझ रही बात? सारंगपुर युद्ध की खुशी में क्या बनवाया गया था? यहाँ पे कीर्ति स्तंभ बनवाया गया था। 9 मंजिला है, तीसरी मंजिल पे 9 बार अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है, राज सिंह ने लिखवाया था। बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्ति है, इसलिए मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है, मूर्तियों के अजायब घर कहते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित है, विष्णु स्तंभ भी कहते हैं इसे। विजय की खुशी में तो विजय स्तंभ भी कहते हैं इसको। समझा रही बात? इसके ऊपर नहीं जी, इसके ऊपर डाक टिकट भी जारी की जा चुकी है। राजस्थान की पहली मार्च जिस पे डाक टिकट जारी हुई थी वो कौन है? कीर्ति स्तंभ ही है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। राजस्थान पुलिस, अजमेर बोर्ड, JK सीमेंट, उसका प्रतीक चिन्ह भी क्या है? यही कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ ही है। समझा रही बात? ये आपको करवाया हुआ है पहले। कुड़केश्वर मंदिर है। श्रृंगार चौवरी, राणा कुंभा का एक कोषाध्यक्ष था, उसका बेटा था वेल का, उसने बनाई थी श्रृंगार चौवरी। भगवान शांतिनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है ये? शांतिनाथ को। एक श्रृंगार चौकी भी है, श्रृंगार चौकी मेहरानगढ़ दुर्ग में है, लेकिन श्रृंगार चौवरी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। यहाँ पे महाराणा कुंभा की बेटी की शादी हुई थी इसी श्रृंगार चौवरी पे, रमाबाई की मंडली के साथ। ठीक है, यहाँ पे महाराणा कुंभा की बेटी की शादी हो चुकी है श्रृंगार चौवरी पे। वेल का नहीं थी, वेल्ला था, बना दी। जिसने बनाई उसका नाम क्या था? वेल का, श्रृंगार चौवरी में। नेक्स्ट, वराह मंदिर बना हुआ है। जैन मंदिर, जैन कीर्ति स्तंभ, एक जैन कीर्ति स्तंभ है, एक विजय कीर्ति स्तंभ है। जैन कीर्ति स्तंभ समर सिंह के समय बना था, समर सिंह ने नहीं बनाया था, ये भी परमार वंश के राजाओं ने बनवाया था। ठीक है, जैन कीर्ति स्तंभ ये 7 मंजिला है। उसके अलावा रत्न महल, पद्मिनी महल, गोरा बादल महल, मीरा मंदिर, नवलखा भंडार, ये सब यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है जी, ये कंप्लीट हुआ अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, करिए रिवीजन करिए इसकी।